मॉर्निंग फ्रेंड्स, आज हम करने वाले हैं सीजीपीएससी अनसॉल्व्ड सीजीपीएससी मुख्य परीक्षा 2019 इंडियन हिस्ट्री का क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे, जिसमें कौन कौन से प्रश्न पूछे गए थे इसका विस्तार से चर्चा करेंगे। सीजीपीएससी अनसॉल्व्ड के प्रश्न पत्र 3 भाग 1 में भारत का इतिहास इंडियन हिस्ट्री है। इसमें हम 2019 का क्वेश्चन पेपर जो है सॉल्व करेंगे। सेक्शन फर्स्ट में शब्द सीमा जो है 30 है। अंक 2 के लिए पूछा गया था, 2 अंक के लिए शब्द सीमा 30। पहला सवाल है, कालीबंगा से प्राप्त साक्ष्यों का उल्लेख कीजिए। कालीबंगा से प्राप्त कुछ प्रमुख साक्ष्य में अशोक के शिलालेख, गुप्त वंश के सिक्के, मौर्य वंश के अवशेष, बौद्ध स्तूप, हिंदू मंदिर, अशोकन पिलर, गुप्त कालीन मूर्तियां आदि प्राप्त हुई हैं। इन साक्ष्यों से कालीबंगा के ऐतिहासिक महत्व और भारतीय इतिहास में इसकी भूमिका के बारे में जो है जानकारी प्राप्त होती है। तो यह जो है कालीबंगा से प्राप्त प्रमुख साक्ष्य हैं। दूसरा जो क्वेश्चन पूछा गया था इंडियन हिस्ट्री 2019 के पेपर में, महात्मा बुद्ध के महापरिनिर्वाण के उपरांत हुई विभिन्न बौद्ध समितियों विषयक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। महात्मा बुद्ध के महापरिनिर्वाण के उपरांत बौद्ध समितियों विषयक टिप्पणी लिखने के लिए कहा गया है। महापरिनिर्वाण के उपरांत हुई विभिन्न बौद्ध समितियां। महात्मा बुद्ध के महापरिनिर्वाण के उपरांत हुई बौद्ध समितियों की चर्चा में प्रथम बौद्ध समिति है। इस समिति का आयोजन बुद्ध के महापरिनिर्वाण के तुरंत बाद हुआ था। द्वितीय बौद्ध समिति का आयोजन बौद्ध भिक्षुओं के बीच मतभेदों को सुलझाने का प्रयास किया गया था। तृतीय बौद्ध समिति में बौद्ध धर्म के मूल सिद्धांतों को पुनः स्थापित करने का प्रयास किया गया। चतुर्थ बौद्ध समिति में बौद्ध समिति जो है 2 शाखाओं में विभाजित हो गई। एक था हीनयान, दूसरा था महायान। 4 तो है चतुर्थ बौद्ध समिति। पंचम बौद्ध समिति, इसमें बौद्ध धर्म के मूल ग्रंथ को संकलित किया और संरक्षित करने का काम जो है किया गया 5वें में। अगला है षष्ठ बौद्ध समिति, इस बौद्ध धर्म के मूल सिद्धांतों को पुनः स्थापित करने का प्रयास किया गया 6वें में। तो यह जो है बौद्ध समितियों के महापरिनिर्वाण के उपरांत हुई विभिन्न बौद्ध समितियों का वर्णन हमने किया। इंडियन हिस्ट्री के 2019 के क्वेश्चन में सेक्शन फर्स्ट में तीसरा क्वेश्चन है, मोहम्मद बिन तुगलक के सांकेतिक मुद्रा की असफलता के क्या कारण थे। मोहम्मद बिन तुगलक की जो सांकेतिक मुद्रा की असफलता के कारणों को स्पष्ट करने के लिए कहा गया है। इनमें से कई कारण थे, जैसे नोटों की जालसाजी, आर्थिक अस्थिरता, जनता की अज्ञानता, व्यापारियों का विरोध, सरकारी प्रशासन की कमजोरी, चलन में कमी, अन्य देशों के साथ व्यापार आदि। इंडियन हिस्ट्री में चौथा क्वेश्चन जो पूछा गया, विजयनगर साम्राज्य के पतन के किन्हीं 2 कारणों का वर्णन कीजिए। विजयनगर साम्राज्य के पतन के किन्हीं 2 कारणों के बारे में चर्चा करेंगे। पहला कारण है आंतरिक संघर्ष और शक्ति संघर्ष। विजयनगर साम्राज्य में राजाओं के बीच मतभेद, उत्तराधिकारी के लिए संघर्ष और दरबार में षड्यंत्र ने साम्राज्य को कमजोर कर दिया, पहला कारण। दूसरा कारण है बाहरी हमले और दक्कन के सुल्तानों का दबाव। दक्कन के सुल्तानों ने विजयनगर साम्राज्य पर कई हमले किए, जिससे साम्राज्य की सेना और आर्थिक स्थिति कमजोर हो गई। विशेष रूप से 1565 में तालीकोट की लड़ाई में विजयनगर साम्राज्य की हार हुई, जिससे साम्राज्य का पतन हो गया। तो यह जो है विजयनगर साम्राज्य के पतन के 2 प्रमुख कारण हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, महाराष्ट्र में सत्यशोधक समाज की स्थापना के उद्देश्यों का वर्णन कीजिए। महाराष्ट्र में सत्यशोधक समाज के स्थापना के उद्देश्य की चर्चा यदि हम करें, पहला है शूद्र व अतिशूद्र वर्गों का उत्थान करना। दूसरा, भूमिहीन किसानों और गरीबों के अधिकार। तीसरा, सामाजिक व धार्मिक सुधार। चौथा, शिक्षा में जागरूकता। तो ये जो है प्रमुख उद्देश्य का वर्णन हमने किया सत्यशोधक समाज की। अगला क्वेश्चन है हमारा, फ्रांसीसी कंपनी का भारत की स्थापना के उद्देश्यों का वर्णन कीजिए। फ्रांसीसी कंपनी की भारत में स्थापना के उद्देश्य हैं, पहला, व्यापार और लाभ प्राप्त करना, भारतीय बाजार पर नियंत्रण, साम्राज्य का विस्तार, भारतीय संसाधनों का शोषण, यूरोपीय हितों की रक्षा। तो यह सभी जो है फ्रांसीसी कंपनी का भारत की स्थापना के उद्देश्य के प्रमुख वर्णन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अंग्रेजी शासनकाल में आवागमन एवं संचार के साधनों के विकास का उद्देश्य स्पष्ट कीजिए। अंग्रेजी शासनकाल में आवागमन के साधनों के विकास के उद्देश्य के बारे में चर्चा करेंगे। पहला उद्देश्य है व्यापार व आर्थिक विकास को बढ़ावा देना। दूसरा है साम्राज्य के विस्तार व प्रशासन को सुगम बनाना। तीसरा, सैन्य अभियानों के लिए सुविधाजनक यातायात।
चौथा, लोगों की गतिविधि और यात्रा को आसान बनाना। पांचवा, देश के विभिन्न भागों को जोड़ना और एकता को बढ़ावा देना। तो यह सभी जो है प्रमुख उद्देश्य रहे। आठवां क्वेश्चन है हमारा, आजाद हिंद फौज की स्थापना में मोहन सिंह की भूमिका को रेखांकित कीजिए। आजाद हिंद फौज की स्थापना में मोहन सिंह की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण थी। उन्होंने इस सेना के गठन में महत्वपूर्ण योगदान दिया और इसकी स्थापना का विचार सबसे पहले उसके मन में आया था। भूमिका, आजाद हिंद फौज की स्थापना करना। दूसरा, प्रारंभिक नेतृत्व। तीसरा, विवाद और गिरफ्तारी। सेक्शन 2 की यदि हम बात करें, शब्द सीमा जो है 60 है। 4 अंक के लिए पूछा गया प्रश्न है, ऋग्वैदिक कालीन प्रतिनिधि संस्थाएं सभा और समिति के महत्व पर प्रकाश डाली। सभा और समिति जो है ऋग्वैदिक कालीन प्रतिनिधि संस्थाएं रही, इसके महत्व पर प्रकाश डालने के लिए कहा गया। महत्व की चर्चा हम करेंगे। सभा का महत्व देखेंगे और समिति का महत्व देखेंगे। पहला है सभा का महत्व, राजनीतिक महत्व। सभा राज्य की सर्वोच्च संस्था थी जिसमें राजा और उसके मंत्री शामिल होते थे। दूसरा है निर्णय लेने की प्रक्रिया। सभा में महत्वपूर्ण निर्णय लिए जाते थे, जैसे कि युद्ध घोषणा या शांति की स्थापना करना। तीसरा है सभा का महत्व, न्याय का प्रशासन। सभा में न्याय प्रशासन की व्यवस्था थी जिसमें विवादों का निपटारा किया जाता था। चौथा है धार्मिक महत्व। सभा में धार्मिक अनुष्ठान और यज्ञ किए जाते थे। ये सभी जो है सभा के महत्व थे। अगला है समिति का महत्व। समिति के महत्व में पहला महत्व है जन प्रतिनिधित्व। समिति में जन प्रतिनिधित्व शामिल होते थे जो लोगों की इच्छाओं और आवश्यकताओं का प्रतिनिधित्व करते थे। समिति का अगला महत्व है राजनीतिक सलाहकार। समिति राजा को राजनीतिक सलाह देती थी और महत्वपूर्ण निर्णयों में उसकी सहायता करती थी। तीसरा है कानून निर्माण। समिति में कानून निर्माण की प्रक्रिया होती थी जिसमें नए कानून बनाए जाते थे। चौथा है समिति का महत्व सामाजिक न्याय। समिति में सामाजिक न्याय की व्यवस्था थी जिसमें गरीबों और वंचितों के अधिकारों की रक्षा की जाती थी। तो यह जो है सभा और समिति के महत्वपूर्ण महत्व रहे। 10वां क्वेश्चन है चोल वंश की प्रशासनिक व्यवस्था पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। चोल वंश की प्रशासनिक व्यवस्था के बारे में देखेंगे। चोल वंश की प्रशासनिक व्यवस्था एक अत्यधिक विकसित और संगठित प्रणाली थी जो दक्षिण भारत में 3वीं से 13वीं शताब्दी तक प्रचलित थी। केंद्रीय प्रशासन, पहला जो है केंद्रीय प्रशासन, राजा जो है इसका सर्वोच्च अधिकारी होता था। मंत्री परिषद राजा को सलाह देती थी। दूसरा स्थानीय प्रशासन, राज्य को कई प्रांतों में बांटा गया था। प्रत्येक प्रांत में एक गवर्नर या अधिकारी थी। तो यह जो है स्थानीय प्रशासन थी चोल वंश के समय। न्याय प्रशासन, राजा सर्वोच्च न्यायाधीश होता था। न्यायालयों में विभिन्न स्तरों पर न्यायाधीश थे। आर्थिक व्यवस्था चोल वंश की कृषि और व्यापार पर आधारित अर्थव्यवस्था थी। कर संग्रहण की व्यवस्था भी रही। सैन्य व्यवस्था चोल वंश के प्रशासनिक व्यवस्था में सेना का संगठित ढांचा रहा। घुड़सवार सेना, पैदल सेना और नौसेना जो है थी। अगला क्वेश्चन है दीन इलाही क्या था, स्पष्ट कीजिए। दीन इलाही के बारे में पूछा गया है। दीन इलाही एक धार्मिक और राजनीतिक व्यवस्था थी जिसे मुगल बादशाह ने 1581 में शुरू किया था। इसके उद्देश्य, पहला धार्मिक एकता व सहिष्णुता को बढ़ावा देना। दूसरा हिंदू और मुसलमानों के बीच मतभेद को दूर करना। तीसरा एक नए धर्म की स्थापना करना जो सभी धर्मों के अच्छे तत्वों को शामिल करे। तो यह जो है इसके उद्देश्य थे। दीन इलाही के मुख्य सिद्धांत, पहला सिद्धांत एकेश्वरवाद, एक ईश्वर की पूजा। दूसरा धार्मिक सहिष्णुता पर आधारित, सभी धर्मों का सम्मान, अच्छाई और बुराई के बीच लड़ाई। चौथा नैतिकता और सदाचार का पालन। तो यह जो है मुख्य सिद्धांत थे। दीन इलाही के मुख्य घटक यदि हम देखें, तौहीद ईश्वर की एकता, नूर इलाही ईश्वर का प्रकाश मानते थे, अकल इलाही ईश्वर की बुद्धिमत्ता, इंसानियत मानवता का आदर करते थे। ये जो है इसके मुख्य घटक थे, तौहीद ईश्वर, नूर इलाही, अकल इलाही, इंसानियत। हालांकि दीन इलाही को अकबर के बाद के शासकों ने नहीं अपनाया और यह धीरे धीरे लुप्त हो गया, लेकिन इसका प्रभाव भारतीय इतिहास और संस्कृति पर अब भी दिखाई देता है। अगला 12वां क्वेश्चन है ब्रिटिश कालीन भू राजस्व व्यवस्था के दुष्परिणामों का उल्लेख कीजिए। ब्रिटिश कालीन भू राजस्व व्यवस्था के दुष्परिणाम। कृषक वर्ग पर प्रभाव, पहला जमींदारी प्रणाली, कृषकों की जमींदारों के अधीन किया गया जिससे उनकी स्थिति जो है खराब हुई।
अगला है भू राजस्व की वृद्धि हुई, कृषकों पर भारी कर लगाया गया जिससे उसकी आय जो है कम हुई। यह जो है कृषकों पर प्रभाव रहा। अगला आर्थिक प्रभाव यदि हम देखें ब्रिटिश कालीन भू राजस्व व्यवस्था की, आर्थिक असमानता आई, जमींदारी प्रणाली से आर्थिक असमानता बढ़ी, कृषि अर्थव्यवस्था का पतन, कृषि उत्पादन में कमी से कृषि अर्थव्यवस्था कमजोर हुई। सामाजिक प्रभाव देखते हैं, सामाजिक असमानता आई, जमींदारी प्रणाली से कृषकों की गरीबी जो है, कृषकों की आय कम होने लगी तो इससे जो है कृषकों की गरीबी बढ़ने लगी। यह जो है सामाजिक प्रभाव रहा। राजनीतिक प्रभाव देखते हैं, स्वतंत्रता आंदोलन, भू राजस्व व्यवस्था के विरोध में स्वतंत्रता आंदोलन शुरू हुआ। ब्रिटिश सरकार की आलोचना, भू राजस्व व्यवस्था में इसकी जो है आलोचना हुई। इन दुष्परिणामों के कारण ब्रिटिश सरकार को भू राजस्व व्यवस्था में सुधार करने के लिए मजबूर होना पड़ा। अगला क्वेश्चन है होम रूल आंदोलन के मुख्य उद्देश्यों को स्पष्ट कीजिए। होम रूल आंदोलन के मुख्य उद्देश्य, स्वशासन की मांग, भारत में स्वशासन या होम रूल की स्थापना करना जिससे भारतीयों को अपने देश के शासन में भागीदारी मिल सके। दूसरा है ब्रिटिश साम्राज्य के अंदर आत्मनियमन। होम रूल आंदोलन का उद्देश्य ब्रिटिश साम्राज्य के अंदर भारत के आत्मनियमन को शक्ति प्रदान करना था। अगला है होम रूल आंदोलन के मुख्य उद्देश्यों में राष्ट्रीय एकता। आंदोलन का उद्देश्य राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देना और भारतीयों को एकजुट करना था। चौथा उद्देश्य है साम्राज्य के भीतर स्वायत्तता। होम रूल आंदोलन का उद्देश्य ब्रिटिश साम्राज्य के भीतर भारत की स्वायत्तता को प्रदान करना था। अगला क्वेश्चन है हमारा, क्या अजंता की 17वीं गुफा एक चित्रशिला है, उल्लेख कीजिए। हाँ, अजंता की जो 17वीं गुफा है एक चित्रशिला है। अजंता की गुफाएं भारत की प्रसिद्ध कला और संस्कृति का एक महत्वपूर्ण उदाहरण है जो महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। इन गुफाओं में से 17वीं गुफा भी एक प्रमुख गुफा है जो अपनी चित्रकला और मूर्तिकला के लिए प्रसिद्ध है। 17वीं गुफा की विशेषताएं। 17वीं गुफा की विशेषता में पहला है बौद्ध कला। 17वीं गुफा में बौद्ध धर्म की कला और संस्कृति का प्रदर्शन है। चित्रकला, गुफा की दीवारों पर अद्वितीय चित्रकला है जो बौद्ध धर्म के दृश्यों को दर्शाती है। अगला है मूर्तिकला, गुफा में बौद्ध देवताओं की मूर्तियां हैं जो अपनी सुंदरता और विस्तार से प्रसिद्ध हैं। वास्तुकला, गुफा की वास्तुकला भी अद्वितीय है जो प्राचीन भारतीय वास्तुकला की एक महत्वपूर्ण उदाहरण है। अजंता की गुफाओं का महत्व, यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है। अजंता की गुफाएं यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है, कला और संस्कृति का केंद्र भी है। अजंता की गुफाएं जो है कला और संस्कृति का महत्वपूर्ण केंद्र है। पर्यटन स्थल, अजंता की गुफाएं एक प्रमुख पर्यटन स्थल है। अगला क्वेश्चन है हमारा, अलाउद्दीन खिलजी की सैनिक व्यवस्था की चर्चा कीजिए। अलाउद्दीन खिलजी की सैनिक व्यवस्था में कई महत्वपूर्ण सुधार किए गए थे जो उनकी सैन्य शक्ति और प्रशासनिक क्षमता को दर्शाते हैं। उन्होंने अपनी सेना को मजबूत बनाने के लिए कई नए तरीके अपनाए, जैसे कि घोड़ों को ब्रांड करना और उनका विवरण रखना, जिससे घुड़सवार सेना का प्रबंधन बेहतर हुआ और भ्रष्टाचार पर नियंत्रण पाया गया। अगला है सैन्य व्यवस्था की विशेषताएं। सैन्य संगठन, अलाउद्दीन खिलजी ने अपनी सेना को विभिन्न इकाइयों में विभाजित किया, जैसे कि घुड़सवार सेना, पैदल सेना और तोपखाना। सैनिक भर्ती, उन्होंने सैनिक भर्ती के लिए नए तरीके अपनाए, जैसे कि सैनिकों को आकर्षित करने के लिए विशेष प्रोत्साहन देना। सैन्य प्रशिक्षण, उन्होंने अपनी सेना में विशेष प्रशिक्षण देने की व्यवस्था की जिससे वे युद्ध में अधिक प्रभावी हो सकें। सैन्य अनुशासन, उन्होंने अपनी सेना में अनुशासन बनाए रखने के लिए सख्त नियम लागू किए जिससे सैनिकों की गतिविधियों पर नियंत्रण रखा जा सके। इन सुधारों के परिणाम स्वरूप अलाउद्दीन खिलजी की सेना मजबूत और प्रभावी हुई, जिससे वह अपने शासनकाल में कई महत्वपूर्ण विजय जो है प्राप्त कर सके। तो यह जो है अलाउद्दीन खिलजी की सैनिक व्यवस्था के महत्वपूर्ण वर्णन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राष्ट्रीय आंदोलन में लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक के योगदान को रेखांकित कीजिए। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक का राष्ट्रीय आंदोलन में महत्वपूर्ण योगदान था। उन्होंने भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन को एक नया मोड़ दिया और ब्रिटिश सरकार के खिलाफ संघर्ष को तीव्र दिया। तिलक का योगदान यदि हम बात करें बाल गंगाधर तिलक जी का, स्वतंत्रता की मांग उन्होंने की। तिलक ने पहली बार स्वराज्य हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है का नारा दिया, जिससे भारतीय जनमानस को स्वतंत्रता की लड़ाई के लिए प्रेरित किया। लोकमान्य तिलक जी ने राष्ट्रीय आंदोलन का आरंभ किया, शिवाजी उत्सव की शुरुआत की, अखबार और लेख में केसरी व मराठा अखबार निकाले, सामाजिक सुधार किया गया,
राष्ट्रीय एकता व आंदोलन जो है महत्वपूर्ण रहे। तिलक की महत्वपूर्ण भूमिका ने उन्हें लोकमान्य का नाम दिलाया। उनके योगदान को भारतीय इतिहास में हमेशा याद किया जाएगा। इंडियन हिस्ट्री के 2019 सीजीपीएससी मुख्य परीक्षा में सेक्शन 4 में पूछा गया प्रश्न है 175 जो है इसकी शब्द सीमा है। 15 अंक के लिए पूछा गया प्रश्न है काकोरी क्रांतिकारी घटना के उल्लेख कर शासन द्वारा उनके क्रांतिकारियों का वर्णन कीजिए। अथवा में एक और क्वेश्चन देखेंगे हम, इसमें जो है काकोरी क्रांतिकारी घटना के उल्लेख कर शासन द्वारा उनके क्रांतिकारियों का वर्णन करने की बात कही गई है। काकोरी क्रांतिकारी घटना भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की एक महत्वपूर्ण घटना है जो अगस्त 1925 को उत्तर प्रदेश के काकोरी में घटित हुई। इस घटना में रामप्रसाद बिस्मिल, अरफाकुल्ला खान, राजेंद्र लाहिड़ी और ठाकुर रोशन सिंह ने ब्रिटिश सरकार के खिलाफ विद्रोह किया और सरकारी खजाने को लूटने की कोशिश की। शासन द्वारा क्रांतिकारियों का वर्णन। पहला है रामप्रसाद बिस्मिल। बिस्मिल एक प्रमुख क्रांतिकारी नेता थे जिन्होंने काकोरी घटना की योजना बनाई। उन्हें सरदार आजाद के नाम से जाना जाता है। बिस्मिल ने हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना की जो एक क्रांतिकारी संगठन था। अगला है अशफाक उल्ला खान। अशफाक उल्ला खान एक प्रमुख क्रांतिकारी थे जिन्होंने काकोरी घटना में भाग लिया। उन्हें अपनी बहादुरी और नेतृत्व क्षमता के लिए जाना जाता है। अशफाक उल्ला खान ने ब्रिटिश सरकार के खिलाफ विद्रोह किया और अंततः उन्हें फांसी की सजा दी गई। तीसरा नाम है राजेंद्र लाहिड़ी। राजेंद्र लाहिड़ी एक प्रमुख क्रांतिकारी थे जिन्होंने काकोरी घटना में भाग लिया। उन्होंने अपनी बहादुरी और नेतृत्व क्षमता के लिए जाना जाता है। तो यह जो है 3 प्रमुख क्रांतिकारी का नाम रामप्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खान, राजेंद्र लाहिड़ी, ये जो है काकोरी क्रांतिकारी घटना के प्रमुख क्रांतिकारी रहे। अथवा का क्वेश्चन है हमारा, बौद्ध धर्म ने भारतीय संस्कृति को किस प्रकार से प्रभावित किया, स्पष्ट कीजिए। बौद्ध धर्म ने जो है भारतीय संस्कृति को किस प्रकार प्रभावित किया, स्पष्ट करना है। बौद्ध धर्म ने भारतीय संस्कृति पर गहरा प्रभाव डाला और इसकी परिभाषा में महत्वपूर्ण योगदान दिया। बौद्ध धर्म के प्रभाव से भारतीय संस्कृति में निम्न परिवर्तन हुए। पहला है शांति और अहिंसा। बौद्ध धर्म ने शांति और अहिंसा के अवधारणा को बढ़ावा दिया जो भारतीय संस्कृति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन गया। दूसरा, करुणा और दया। बौद्ध धर्म ने करुणा और दया की महत्ता पर बल दिया जो भारतीय संस्कृति में सहानुभूति और सेवा की भावना विकसित की। अगला है ज्ञान और विचार। बौद्ध धर्म ने ज्ञान और विचार की महत्ता पर बल दिया जिससे भारतीय संस्कृति में शिक्षा और ज्ञान की प्रतिष्ठा बढ़ी। समानता और न्याय। बौद्ध धर्म ने समानता और न्याय की अवधारणा को बढ़ावा दिया जिससे भारतीय संस्कृति में सामाजिक न्याय और समानता की भावना विकसित हुई। अगला है कला और संस्कृति। बौद्ध धर्म ने भारतीय कला और संस्कृति को भी प्रभावित किया जिससे कई महत्वपूर्ण कलाकृतियां और स्मारक बनाए गए। ध्यान और योग। बौद्ध धर्म ने ध्यान और योग की महत्ता पर बल दिया जिससे भारतीय संस्कृति में आध्यात्मिक विकास और मानसिक शांति की भावना जो है विकसित हुई। तो ये जो है इसके प्रभाव रहे।